Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today I am going to discuss the formats of non-profit organization. In my previous lecture, I have discussed the basic definitions and concepts related to financial records of non-profit organizations. Now, in this lecture, I am going to discuss the format and how to solve the question related to non-profit organizations. Steps that should follow to solve the questions. In incomplete record or in non-profit organization question, if you will not solve the question in organized manner, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को कंप्लीट करना और उसको टाइमली कंप्लीट करना और उसको एक्यूरेटली कंप्लीट करना बिकॉज ये दो क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें स्कैटर्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन स्कैटर्ड फॉर्म. तो आपको उस एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप इनको प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं और आपके आंसर्स के भी सही होने के चांसेस हो सकते हैं. अगर आप रैंडमली चीज़ों को पिक करेंगे और रैंडमली काम करेंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए इसको टाइमली कंप्लीट करना, इनके सॉल्यूशंस को, और वो भी सही कंप्लीट करना, मतलब करेक्ट वे से उनको कंप्लीट करना. तो ये स्टेप्स जो हैं इनको दूसरा आप लोगों ने याद रखना है. यू शुड मेमोराइज दीज स्टेप्स एंड यू शुड फॉलो दिस सीक्वेंस टू सॉल्व द क्वेश्चन. I have explained the sequence or steps to solve the question of incomplete record in incomplete record lecture, and now I am going to write the different steps and sequence of steps that should follow to solve the question of non-profit organization. The first step is calculate the opening accumulated fund. I have explained what is accumulated fund in my previous lecture of non-profit organization. It is the इन्वेस्टमेंट मीन्स जैसे आम सिंपल बिजनेस में, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में ऑनर इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम इक्विटी कहते हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे एक्यूमुलेटेड फंड है. क्योंकि यहाँ पे कोई ऑनर नहीं होता तो इसको सेटअप करने के लिए, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं. तो फर्स्ट कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड फंड, देन प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द स्मॉल एक्टिविटी. ट्रेडिंग एक्टिविटी जो बिजनेस में हो रही है, यू शुड प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली ये बिजनेस नहीं होता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस हम कहते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग होता है, जिनका मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट. तो फर्स्ट you have to prepare the you have to calculate the accumulated fund by using opening assets minus opening liabilities like equity. वो फार्मूला यूज करते हुए आप ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालेंगे. देन प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग. और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी ट्रेडिंग एक्टिविटी की इनकम स्टेटमेंट बनानी है? तो बेटा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है उसकी इन्वेंटरीज होती हैं, and in the available information there will be available the opening inventory of the trading activity and closing inventory of the trading activity. And sometimes in requirement the examiner may ask a direct question, prepare the trading activity of this, like bar, cafe, canteen, shop. तो ये रिक्वायरमेंट में वो खुद पूछ सकता है कि इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी की आप इनकम स्टेटमेंट बना दें, तो वो फिर आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. तो प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द स्मॉल ट्रेडिंग एक्टिविटी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ट्रेड. क्योंकि मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि ये बिजनेसेस तो नहीं होते, बट ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं ताकि इनको कुछ प्रॉफिट्स हो और ये अपने एक्सपेंसेस को खुद से स्पॉन्सर कर सकें. तो ट्रेडिंग एक्टिविटी की मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दी कि इन्वेंटरीज उसकी गिवन होंगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ दैट इन्वेंटरीज रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी उसकी.
Prepare the subscription account to calculate the current year income through annual subscription. This will be the annual subscription account, and you have to prepare the annual subscription account to calculate the current year income through the annual subscription. तो ये आपने एनुअल सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। और इसकी रीज़न क्या है बेटा? क्योंकि अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स ऑफ द सब्सक्रिप्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द करंट ईयर इनकम। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है ना कि जो करंट ईयर इनकम है वही आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इफ पॉलिसी इज नॉट गिवन एंड the calculation of depreciation exactly same like incomplete record. We will use same method to calculate the annual depreciation in non-profit organization if the depreciation policy is not given. I will explain in detail again how we can calculate the depreciation without depreciation methods. तो वेट कीजिए, बहरहाल आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है एंड देन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस इज द मेन अकाउंट ऑफ द non-profit organization in replacement of income statement. In trading businesses or in businesses, profit-making businesses, organizations, we prepare the income statements. But here we prepare the income statement of for small trading activity and for the overall business, overall organization, we will prepare the income and expenditure account. जो स्मॉल ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसके लिए तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, बट ओवरऑल बिजनेस के लिए वी विल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. And at the end and at the last stage, we will prepare the statement of financial position. And I hope you know the statement of financial position because we did in different lectures many times. कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है वो बना सबसे लास्ट में वो बनेगी. एंड वन मोर थिंग, इफ इन द क्वेश्चन no requirement of preparation of statement of financial position and in question the examiner did not ask the calculation of opening accumulated fund, then you will ignore the first step. Otherwise, in all questions in which you are going to prepare the statement of financial position, then you should do the first step at number 1 position. क्योंकि SOFP में हमने जब फाइनेंस बाय वाला पोर्शन प्रिपेयर करना है तो वहां पे हमने एक्यूमुलेटेड फंड लिखना है, तो इसलिए हमें एक्यूमुलेटेड फंड चाहिए होगा. Now, for the trading activities, sometime purchases are not clearly given. Payments are given related to purchases of goods of trading activity. मतलब मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि शॉप है, तो शॉप की परचेजेस क्लियरली गिवन नहीं होंगी, बस उसकी हमें पेमेंट्स पता होंगी. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमें पेमेंट साइड पे पता होगा कि शॉप्स के लिए हमने इतनी पेमेंट की है. और देयर आर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ सप्लायर्स आर गिवन एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ सप्लायर्स आर गिवन. मींस के जो हमारे सप्लायर होते हैं ट्रेड पेएबल्स का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है. तो एक वे तो ये है कि हम ट्रेड पेएबल्स का अकाउंट बना लें, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द सिंपलेस्ट मेथड, क्योंकि हमने वहाँ प्रेजेंटेशन भी करनी होती, वर्किंग शो भी करनी होती है. तो ईजिएस्ट वाला पोर्शन मैं पहले करने लगा हूँ और उसके बाद मैं आपको अकाउंट भी बना के बताऊंगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट थ्रू द ट्रेड पेएबल्स अकाउंट. परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेड पेएबल्स अकाउंट को कैसे यूज कर सकते हैं. First, we will take the figure which was paid amount related to purchases of shop. क्योंकि मैंने शॉप की एग्जांपल ली है, तो पेमेंट्स मेड फॉर द परचेजेस ऑफ शॉप प्लस क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ सप्लायर्स. जो ईयर एंड पे बैलेंसेस है सप्लायर्स के वो इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो जो पेएबल्स हैं वो करंट ईयर की परचेजेस की वजह से ही बने हैं ना. जो ईयर एंड पे पेएबल्स हैं तो वो पेमेंट में तो इंक्लूड नहीं है ना, तो वो अलग से पेएबल हमें दिए हुए, तो पेएबल्स को हम उठा के क्लोजिंग पेएबल्स को हम उठा के पेमेंट में ऐड कर लेंगे. तो ये टोटल परचेजेस हमारे पास जो ड्यूरिंग द ईयर पॉसिबल परचेजेस हैं वो निकल आएंगी. बट उनमें से ओपनिंग पेएबल का बैलेंस हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेमेंट है
उसमें से जो कुछ पेमेंट है वो लास्ट ईयर की परचेजेस के लिए हमने की है, जो कि ओपनिंग पेएबल्स की फॉर्म में, ट्रेड पेएबल्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल थे। तो जो हमने पेमेंट की है तो उसमें से कुछ पेमेंट लास्ट ईयर के पेएबल्स की है जो ईयर के स्टार्ट पे हमारे पास थे, तो वो माइनस हो जाएगी पेमेंट में से। और जो करंट ईयर के ईयर एंड के पेएबल्स हैं, क्योंकि वो इसी ईयर की परचेजेस से रिलेटेड है, तो वो हम पेमेंट अमाउंट में ऐड कर देंगे। तो उसी से ये मैंने फार्मूला ड्राइव किया है कि जो आपकी पेड अमाउंट है उसमें से ओपनिंग पेएबल्स को माइनस कर दें, क्योंकि वो लास्ट ईयर से रिलेट कर रहे हैं, और बाकी जो है वो सारी की सारी पेमेंट करंट ईयर की परचेजेस के लिए हैं, और उसमें फिर क्लोजिंग पेएबल्स को ऐड कर दें, क्योंकि वो भी करंट ईयर की परचेजेस की वजह से बने होंगे, क्योंकि ओपनिंग तो हमने पे कर दी है ना, वो पेमेंट से माइनस हो गए। तो क्लोजिंग जो पेएबल्स हैं हमारे वो ऐड हो जाएंगे, ताकि हम टोटल परचेजेस करंट ईयर की निकाल सकें। या आप इसको एक और वे से भी देख सकते हैं कि पेमेंट्स में से ओपनिंग पेएबल्स माइनस कर दिया, पेएबल्स की अमाउंट, ट्रेड पेएबल्स की अमाउंट हमने माइनस कर दी, बाकी वो पेमेंट्स आ गई जो करंट ईयर की परचेजेस के लिए हमने की। ठीक है, वो निकल आई जो हमने करंट ईयर की परचेजेस के लिए पेमेंट्स की, वो हमारी परचेजेस आ गई। और जो क्लोजिंग पेएबल्स हैं ये वो पेएबल्स हैं, ट्रेड पेएबल्स जो हमने परचेज किए हैं, लेकिन इन लोगों के अभी हमने पैसे नहीं दिए, बट वो करंट ईयर की परचेजेस हैं, तो उनको आप ऐड कर दें प्रीवियस फिगर में। तो हमारे पास टोटल पेएबल्स आज टोटल परचेजेस आ जाएंगी। यानी ये पेमेंट है, पेमेंट में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर दें जो लास्ट ईयर से रिलेटेड था, बाकी करंट ईयर की परचेजेस बन जाएंगी, और देन फिर ऐड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द सप्लायर्स अकाउंट या ट्रेड पेएबल्स अकाउंट, क्योंकि वो भी करंट ईयर की परचेजेस हैं, वो इसमें ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल करंट ईयर की परचेजेस आ जाएंगी। एंड इफ़ यू वांट टू, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो आप ये अकाउंट भी बना सकते हैं। Trade payables account, then place the opening balance on credit side, payment on debit side, and closing balance on debit side, and then find out the balancing figure which will come on the credit side, और वो balancing figure होगी आपकी purchases, and we will use these purchases in the trading account for the calculation of प्रॉफिट। यानी इनकम स्टेटमेंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इनकम स्टेटमेंट जो वो शॉप की होगी, जो मैंने एग्जांपल ली कि शॉप है ट्रेडिंग एक्टिविटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी इनकम स्टेटमेंट में हम इसे यूज करेंगे। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन एंड गोइंग टू प्रिपेयर द एनुअल सब्सक्रिप्शन अकाउंट। Annual subscription or subscription is an income, and income is by nature credit. Okay. There are opening and closing balances are given in the question related to subscription in advance mean income in advance, and subscription in arrears means accrued income or income owed income. Okay. अगर आपकी इनकम इन एडवांस होगी, तो आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर ऑफ अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स कि इनकम एडवांस जो होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है। ऑन द अदर हैंड अक्रूड इनकम आवर करंट एसेट, और आवर एसेट क्योंकि वो रिसीवेबल होती हैं, अक्रूड इनकम इज रिसीवेबल, दैट्स व्हाई इट इज करंट एसेट, और करंट एसेट्स आर बाय नेचर डेबिट्स, सो देयर ओपनिंग बैलेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। अक्रूड इनकम का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्यों? क्योंकि वो करंट एसेट होती है। एंड ऑन द अदर हैंड इनकम इन एडवांस इज करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो हमारे पेएबल हो जाते हैं कि हमने वी रिसीव्ड इनकम इन एडवांस एंड वी हैव टू पे द सर्विसेज, वी हैव टू गिव द सर्विसेज, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। दैट्स वाई जो आपकी एडवांस इनकम होगी वो करंट लायबिलिटी होने की वजह से ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन debit side. Now I am going to record the opening balances of accrued income, which is current asset and should be placed on debit side. Opening balance, balance brought forward, accrued income or subscription in arrear, क्योंकि subscription is an income, और accrued income या subscription in arrear जो लिखा होगा उसका जो opening balance होगा we will record on debit side, and subscription in advance opening balance will be record ऑन क्रेडिट साइड। यानी सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और इनकम प्रीपेड का जो ओपनिंग बैलेंस होगा शुड बी रिकॉर्डेड
ऑन क्रेडिट साइड क्योंकि वो लायबिलिटी है। Then the amount received in receipts and payment account, which is actually bank or cash account. तो amount received will be recorded on the debit side of the receipts and payment account. जो आपने ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव की है वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे या रिसीट सेक्शन में लिखी होगी, रिसीव्ड सेक्शन में, तो वो वहां से आपने पिक करना है एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड क्योंकि इनकम जब हम रिसीव करते हैं तो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो बैंक और कैश डेबिट एंड इनकम विल बी क्रेडिट। तो इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा मींस यहां पे सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इनकम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द रिसीव्ड अमाउंट एंड देन वी विल रिकॉर्ड एनी बैड डेट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। मींस कि हमने किसी से सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी थी बट यानी लास्ट ईयर की हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी थी बट उस बंदे ने करंट ईयर में भी हमें सब्सक्रिप्शन पे नहीं की तो इट विल बिकम ही विल बिकम आवर बैड डेट, यानी वो बंदा वो अमाउंट हमारा बैड डेट बन जाएगी तो उसे हम यहाँ बैड डेट के तौर पे या बैड मेंबर्स के तौर पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग वो हमारा एक्सपेंस बन रहा है तो बैड डेट डेबिट हो जाएंगे और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब आप देखिए रिसीवेबल वर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड यानी अक्रूड इनकम डेबिट साइड पे थी तो उसको रिमूव करने के लिए बैड मेंबर बनाने के लिए वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड बैड डेट्स ऑन क्रेडिट साइड। तो ये लास्ट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन होती है जो करंट ईयर में रिसीव नहीं होती तो उसे फिर बैड मेंबर्स या बैड डेट्स बना दिया जाता है बट दिस शुड बी डिफाइन इन द क्वेश्चन। आपने अपने तौर से सपोज नहीं करना, क्वेश्चन में डिफाइन होगा कि या हिंट दिया हुआ होगा, देयर विल बी अ हिंट रिलेटेड टू बैड डेट्स। क्वेश्चन में डिफाइंड होगा कि इतने लोग जो हैं या इतनी अमाउंट बैड डेट के तौर पे आपने कंसीडर करनी है या अनएबल टू रिसीव, ये बताया हुआ होगा कि दिस अमाउंट वॉज अनएबल टू रिसीव ड्यूरिंग द ईयर तो वो बैड डेट के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगी। और ये नॉर्मली लास्ट ईयर के आपकी वो सब्सक्रिप्शन होती है जो अक्रूड होती है ईयर के स्टार्ट पे बट वो करंट ईयर में भी रिसीव नहीं होती तो देन इट विल बिकम बैड डेट। आफ्टर दैट वी विल रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि जिस भी आइटम का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे होता है तो क्लोजिंग हम उसका अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो ब्रॉड फॉरवर्ड अपनी नॉर्मल साइड पे हो सके। तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स जो हैं वो करंट एसेट्स होते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑन डेबिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन इन अरियर एंड सिमिलरली सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड बिकॉज ओपनिंग बैलेंस फॉर ऑन क्रेडिट साइड। तो देन हम इसका टोटल करेंगे, हैवियर साइड ऑलवेज credit side will be heavier, make the total of credit side and place on both sides and then calculate the difference, balancing figure, and balancing figure will be recorded as income and expenditure account name with the income and expenditure account name and this is the current year subscription जो कि हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। ये वाली जो फिगर है जो हमारी बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट हुई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये वाली फिगर जाएगी एंड देन ब्रॉड फॉरवर्ड द closing balances. First I am writing the subscription in advance balance brought forward। देखिए अब ये नॉर्मल साइड पे आ गया, क्लोजिंग हमने डेबिट पे रिकॉर्ड किया और जो रूल है ओपनिंग करने का जिस साइड पे रिकॉर्ड क्लोजिंग होता है उसके अपोजिट ओपनिंग करते हैं। तो नो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ इनकम इन एडवांस ऑन प्रॉपर साइड क्रेडिट साइड पे अवेलेबल हो गया और सिमिलरली बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ अरियर्स यानी अक्रूड इनकम का वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट पे था तो ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट पे आ गया। नो दिस इज द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। नो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट लाइफ सब्सक्रिप्शन। लाइफ सब्सक्रिप्शन इज अ क्वाइट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, तो स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और एक्चुअली डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी बताए गए हैं बट आई विल डिस्कस द मोस्ट कॉमन टू ट्रीटमेंट्स जो कि आज यूज़ होते हैं और उनमें से जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वही आप लोगों ने फॉलो करना है, सेकंड ट्रीटमेंट को आप लोगों ने फॉलो नहीं करना। मैं आपको बता दूंगा। तो लाइफ सब्सक्रिप्शन लाइफ मेंबरशिप या लाइफ सब्सक्रिप्शन की लाइफ टाइम आप लमसम अमाउंट एक दफ़ा पे कर देते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं और उसके बाद फिर आप होल लाइफ आप वहाँ जो वो क्लब है या वो जो सोसाइटी है वो आपको सर्विसेज देती है। बट लाइफ जो है विल बी डिफाइंड इन द क्वेश्चन और वैसे भी जो क्लब्स होते हैं उनमें लाइफ
के वर्ड को डिफाइन किया हुआ होता है कि लाइफ का मतलब कितने ईयर्स तक का है, ठीक है। तो फिर वो लाइफ को जब डिफाइन होगा, लाइक उसने कहा हुआ 15 ईयर्स है या 25 ईयर्स आपने कंसीडर करना है, तो फिर आप यूज करेंगे फार्मूला टू कैलकुलेट द एनुअल दूसरा इनकम ऑफ लाइफ मेंबरशिप। तो उसका फार्मूला आपका ये होगा कि लाइफ मेंबरशिप जो टोटल आपने रिसीव किया डिवाइडेड बाय लाइफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स के जितनी उसकी लाइफ है, उससे पर एनम आपकी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, यानी एक साल की जो इनकम है। You will calculate the annual income by using this formula, life membership over number of years means के number of years which define the life, तो उनसे डिवाइड करेंगे, एनुअल इनकम आ जाएगी, और दिस इनकम विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ईच ईयर, एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिकॉर्ड this amount will record as income in income and expenditure account, and remaining amount will be recorded in the SOFP as liability, statement of financial position. Remaining amount will be recorded in the statement of financial position as liability. अब ये liability जो होगी इसको आप नॉन करंट liability के तौर पे शो करेंगे, और जो कंफ्यूजन है वो बेसिकली इसी का है कि जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी बच जाती है लाइफ सब्सक्रिप्शन की, लाइफ मेंबरशिप की, तो वो कहाँ जाएगी? वो एसओएफपी में लाइबिलिटी सेक्शन में जाएगी, और लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। देयर आर टू ट्रीटमेंट्स ऑफ रिकॉर्डिंग द रिमेनिंग अमाउंट। देखें, इनकम जो कैलकुलेशन का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में या डिफरेंट लोगों में, बट जो रिमेनिंग अमाउंट है इसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि द रिमेनिंग अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज, मींस के पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड आप शो करेंगे, ठीक है। बट करंटली जो प्रैक्टिस की जा रही है और जो अब एडवाइस किया जाता है कि आपकी जो, क्योंकि ये लाइफ मेंबरशिप आपने राइट ऑफ कर देनी है ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी उसकी लाइफ है उस पर राइट ऑफ, तो इट विल बिकम योर लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, बिकॉज आपने 10, 15, 20 साल के लिए, 10, 20, 15 ईयर्स के लिए यू टेक द इनकम इन एडवांस। आपने इतने लॉन्गर पीरियड के लिए यू वाज टेकन द इनकम इन एडवांस, एंड income in advance is the liability, and this income cover the more than 1 year, तो then it will become the non current liabilities। जैसे अभी हमने एनुअल सब्सक्रिप्शन में देखा था, तो उसमें जो एडवांस इनकम थी वो कवर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थी ओनली, दैट्स व्हाई आई वाज टेकिंग, या एवरीवन इज टेकिंग इट एज अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि जो एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है वो नेक्स्ट ईयर की, मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होती है, उससे लंबे अरसे के लिए नहीं होती, इसलिए वो से हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। बट जो लाइफ मेंबरशिप होती है इट कवर्स द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मींस मोर देन 1 ईयर, तो वो इट विल बिकम द नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि एक लंबे अरसे के लिए आप ओ कर रहे हैं, उस बंदे को आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अगेंस्ट लाइफ मेंबरशिप, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज नॉन करंट लायबिलिटीज। द रीजन बिहाइंड दिस कि वी हैव टेकन इनकम इन एडवांस फॉर 10, 15 और 20 ईयर्स, ठीक है, कि 10, 20, 15 ईयर्स की आपने इनकम इन एडवांस रिसीव कर ली है, एंड नाउ यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर दैट टाइम पीरियड, मतलब उतने ईयर्स तक आपने सर्विसेज देनी है, तो ये एक लॉन्ग टर्म आपकी लायबिलिटी बन गई, नॉन करंट लायबिलिटी बन गई, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसमें से जितनी ईयर्स आप सर्विसेज देते जाएंगे, ईच ईयर आप एक स्पेसिफिक पोर्शन बाय यूजिंग दिस फार्मूला, अबव फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है इसको यूज करके आप एनुअल इनकम जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाएंगे। मींस आपने एक साल की सर्विसेज दे दी, यू विल कैलकुलेट द एनुअल इनकम ऑफ दैट ईयर एंड रिकॉर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन दैट ईयर, और फिर आपने अगले साल जब सर्विसेज दी हैं तो फिर आप एक साल की इनकम जो है, जो इस फार्मूले से कैलकुलेट की हुई है, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर जब आप थर्ड ईयर की सर्विसेज देंगे, थर्ड ईयर कंप्लीट होगा, आपने थर्ड ईयर की भी सर्विसेज दे दी हुई है, नाउ यू हैव द राइट टू रिकॉर्ड द इनकम ऑफ दैट ईयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये। इसके अलावा जो सेकंड ट्रीटमेंट था वो मैंने आपको बताया कि कुछ लोग कहते हैं इसे एक्यूमुलेटेड फंड का पार्ट बना देना चाहिए, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो ये कहते हैं कि इन केस अगर उस लाइफ मेंबरशिप जिस बंदे ने ली थी,
लाइफ मेंबरशिप आप ओनर कह लें, जो लाइफ मेंबरशिप को ओन कर रहा था, पोजेस कर रहा था, अगर उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग वो जो टाइम पीरियड है, जो उसका लाइफ मेंबरशिप का टाइम पीरियड है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड उसकी डेथ हो जाती है, तो देन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप विल बी कैपिटलाइज एंड मेक इट एड इट इन द एक्यूमुलेटेड फंड। यानी अगर वो बंदा जिसने लाइफ मेंबरशिप ली है और ड्यूरिंग जो डिसाइडेड टाइम पीरियड है, मतलब अगर 20 ईयर्स का आप उसकी लाइफ को डिफाइन किया हुआ और ड्यूरिंग 20 ईयर्स उसकी डेथ हो जाती है, तो जो रिमेनिंग उसकी लायबिलिटी आपकी एग्जिस्ट कर रही होगी लाइफ मेंबरशिप की, तो आप उसे एक्यूमुलेटेड फंड में ऐड कर देंगे। तो बट यहाँ मैं आपको बता दूं, एट ओ एंड ए लेवल्स एंड IGCSE आपको ये प्रॉब्लम नहीं टेस्ट किया जाएगा, बट इन ACCA एंड CA दिस प्रॉब्लम विल बी टेस्टेड कि अगर लाइफ मेंबरशिप उस बंदे ने ली है और देन ड्यूरिंग हिज लाइफ उसकी डेथ हो जाती है लाइफ मेंबरशिप की ड्यूरिंग टाइम पीरियड में, तो वो फिर आपको रिमेनिंग जो लाइफ मेंबरशिप जो करंट आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो हो रही थी, उसे आपको पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप। मैं इसको समराइज करता हूं दोबारा से कि आप लाइफ मेंबरशिप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर मींस द लाइफ ऑफ डिफाइंड ईयर्स ऑफ द लाइफ, उससे डिवाइड करके आप एनुअल इनकम निकाल लेंगे और उस एनुअल इनकम को शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एन इनकम एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज इन द SOFP। और अगर किसी कहीं जाके उस लाइफ मेंबरशिप ओनर की डेथ हो जाती है, यानी जो ओन कर रहा है उस मेंबरशिप को, ड्यूरिंग लाइफ अगर डेथ हो जाती है, तो रिमेनिंग जितनी भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज उसकी होगी, आप उसे एक्यूमुलेटेड फंड का पार्ट बना देंगे। Okay, this is the life membership treatment. Now moving to the next for the calculation of depreciation. If the depreciation policy is not given in the question, then we will use the non-current asset account on net book value to calculate the depreciation. Opening balance will be placed on the debit side because non-current assets are by nature debit, and any addition bought during the year of related to non-current asset will be debited in the non-current asset account, and then any disposal of non-current asset at net book value will be recorded on credit side, क्योंकि dispose of हो गया, चला गया, तो credit side पे decrease डाल देंगे। Then balance carry forward will be recorded on credit side and then make the total of heavier side, which is the debit side, and place this total on both sides, and difference will be recorded as a depreciation. There is a difference on credit side and which will represent that amount of depreciation. This is the depreciation amount, which is the balancing figure. We have discussed in incomplete record also. हमने इसको incomplete record में भी discuss किया है. After that, this is the formal recording of balance carry forward as a balance brought forward. After that, we will prepare the income and expenditure account. First, we will write the name of the non-profit organization and then write the income and expenditure account, name of the document for the year ended, and then date, and then it will be prepared in two columns. So I am using $2 signs to represent the two columns. First, we will write the incomes, all incomes, list of incomes under the heading of incomes. Annual subscription is the first income. Life membership, which we have calculated by using the formula which I have discussed previously, तो वो हम यहाँ पे income में ले आएंगे. Then any profit from the trading activity, because we have prepared the income statement of the trading activity, तो उससे जो profit होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा income के तौर पे. Any donation, general donation, I have explained in my first lecture, there are two types of donation. One is the capital donation. Capital means specific purpose donation होती है, और that will be recorded as a part of accumulated fund. और जो जर्नल डोनेशन होगी जिसके साथ कुछ नहीं स्टेटेड होगा, तो वो आपकी इनकम होगी, क्योंकि उसकी पूरे का पूरा राइट आपके पास होता है कि आप उसे जैसे मर्जी यूज करें. तो आप उसे जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरल डोनेशन को या ऑर्डिनरी डोनेशन को जिसके साथ कोई स्पेसिफिक पर्पज अटैच नहीं है, उसे इनकम में रिकॉर्ड कर देते हैं. देन ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी आपकी इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी. देन सेल्स ऑफ टिकट्स मींस कोई इवेंट्स है उसकी टिकट से सेलिंग से, मतलब इस टाइप की जो रिसीट्स हैं आपके पास जो आएंगी वो आप इनकम रिकॉर्ड हो जाएंगी. कॉम्पिटिशनल
रिसीट्स आपके पास जो को कंपटीशन आपने ऑर्गेनाइज किया उससे आपको रिसीट्स हुई हैं, तो वो यहाँ पे आप इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। बट आई वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग, अगर आपके पास कोई आप इनकम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं लाइक सेल्स ऑफ टिकट्स और कंपटीशनल रिसीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आपको बताया हुआ पेमेंट साइड पे, ये सारी इनकम आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से पता चलेंगी। तो रिसीट्स साइड पे ये आपको इनकम लिखी होगी, और पेमेंट साइड पे अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो यू विल कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन दैट एक्टिविटी। मतलब सेल्स ऑफ टिकट से वो कहता है जी आपने 15,000 आपको रिसीव हुआ, और आपने टिकट्स की प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है आपके पास वो 10,000 है, तो आप 15,000 में से 10,000 यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे और देन राइट द नेट इनकम ऑन सेल्स ऑफ टिकट्स, वो यहां पे आप लिखेंगे, उसे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ टिकट्स कह देंगे आप, वो लिखेंगे। मतलब अगर कोई किसी भी इनकम से रिलेटेड कोई डायरेक्ट एक्सपेंस यानी उसी नेम से एक्सपेंस डिफाइंड है, तो आप उसे उस इनकम में से सब्ट्रैक्ट करके फिर यहां पे प्लेस करेंगे। दिस इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एक्सपेंस जिस इनकम से रिलेट कर रहा होता है आप उसी के अगेंस्ट उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और देन नेट आंसर आप यहां पे प्लेस करेंगे। कॉम्पिटिशनल रिसीट्स हैं तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो वो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स डालेंगे और ब्रैकेट में से उसमें से उसका वो एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे और देन नेट अमाउंट विल बी प्लेस्ड हियर। ओके, ये आपको ज्यादा बेटर समझ आएगी जब हम वी विल डू द क्वेश्चंस। आफ्टर रिकॉर्डिंग दीज इनकम्स एनी अदर वन मोर इनकम प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, दिस इज अ कॉमन इनकम, अगर होगी तो वो भी यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। और एनी अदर इनकम, कोई भी और इनकम होगी तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। देन मेक द टोटल ऑफ ऑल दीज इनकम्स एंड प्लेस इन द नेक्स्ट कॉलम, एंड आफ्टर दैट वी विल रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस। Then we will give the heading of expenditures or expenses and then write the all expenses, and there is no difference of expenses here in यानी नॉन प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब में एक्सपेंसेस मोर और लेस सेम होते हैं। तो वो वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल, रिपेयर्स, बैड डेट्स जो हमने किए थे, लॉस ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी प्रॉफिट जिस तरह हमने इनकम स्टेटमेंट से निकाला, लॉस भी तो हो सकता है ना। जो हमने स्मॉल एक्टिविटी के लिए, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, वहां पे हमें प्रॉफिट हुआ तो लॉस भी हो सकता है, लॉस यहाँ पे प्लेस होगा। बैड डेट्स जो कि हमें सब्सक्रिप्शन जो रिसीवेबल्स थे वो नहीं उन्होंने हमें पे किया तो वो बैड डेट्स हो जाएंगे। और फाइनेंस कॉस्ट मीन इंटरेस्ट, दीज आर एक्सपेंसेस, और इसके अलावा भी कोई एक्सपेंस अगर हुआ तो वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। देन मेक द टोटल ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस एंड प्लेस इन द नेक्स्ट कॉलम एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम द इनकम एंड द आंसर विल बी सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। पॉजिटिव आ गया तो सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, यानी आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर से सरप्लस हो गया, और अगर लॉस आ गया तो डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम आपकी एक्सपेंडिचर्स के कंपैरेटिव कम है। तो दिस इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इजी है ये, इनकम स्टेटमेंट के कंपैरेटिव इजी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। After that, we will prepare the SOFP, statement of financial position. First, we write the name of the organization on the top, statement of financial position, name of document as at, and then closing date. And I will use 3 columns, same like previous SOFPs, like other businesses. Cost, first column cost, second accumulated depreciation, third net book value, and first I will give the heading of non-current assets and then place the non-current assets like premises cost in the cost column, to provision for depreciation, accumulated depreciation in the second column, and net book value, the difference between cost and accumulated depreciation will be placed in the net book value column. Then plant and machinery, उसकी भी cost हम cost में लिखेंगे, और accumulated depreciation related to plant and machinery will be recorded in the accumulated depreciation column, and then calculate the net book value by subtracting accumulated depreciation from cost. Fixtures and fittings means there is no difference of income statement, in SOFP non-current asset section. Motor vehicles, okay, after recording these values in the same manner, cost, accumulated depreciation and net book value, then make the total of each column, and do not place the line in the net book value total because ये total आगे use होगा. Then we will record the current assets
इन करंट एसेट्स फर्स्ट वी रिकॉर्ड द इन्वेंटरीज ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने शॉप एग्जांपल ली थी, तो शॉप की जो क्लोजिंग इन्वेंटरीज हैं वो यहाँ प्लेस हो जाएंगी. देन देयर आर other receivables. In other receivables we will record the prepaid expenses and accrued incomes, and accrued income include the accrued subscription. जो आपकी सब्सक्रिप्शन है वो भी तो आपकी इनकम है ना. अगर accrued income होगी या prepaid expenses होंगे तो वो आप other receivables के तौर पे यहाँ पे लिख देंगे, and then write the bank balance and cash balance, and then make the total of current assets and place in the next column. After that we will add the both non-current and current assets. तो ये आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे. मैं अगेन बता दूं आपको कि अदर रिसीवेबल्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम्स हैं, एंड सब्सक्रिप्शन अक्रूड जो है वो आपकी अक्रूड इनकम होती है, तो वो आपके अदर रिसीवेबल्स के टोटल में आएगी. आप we will prepare the liability side and finance by side, but here we will not use the finance by word, we will use the accumulated fund as a heading. ठीक है, there will be no heading, no need to place the heading here. We just write the opening accumulated fund which is calculated in my first step, opening assets minus opening liabilities वो place करेंगे. Then we will add the surplus of income over expenditure और deficit of subtract the deficit of income over expenditure. यानी अगर surplus है तो add हो जाएगा, deficit है तो subtract हो जाएगा here. After that we will record the capital donation which are explained previously. मैंने explain कर दिया है कि specific purpose जो donation होती वो आपकी capital donation होती है, and that will be added to the accumulated fund. And then legacy मीन्स के वो जो डेथ विल की वजह से जो ट्रांसफर हुए हैं फंड्स बिजनेस में, वो लेगेसी भी आपके एक्यूमुलेटेड फंड में ऐड हो जाएगी, और ये सारी चीजें ऐड होके आपका ये टोटल एक्यूमुलेटेड क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा. देन वी विल राइट द नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड इन नॉन करंट लायबिलिटीज वी विल रिकॉर्ड द लोन, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फी. जो लाइफ मेंबरशिप फी की रिमेनिंग अमाउंट है, यानी उसमें से कुछ पोर्शन तो हमने इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया, जो बाकी अमाउंट जैसे 10,000 था उसमें से 1,000 फॉर एग्जांपल हमने इनकम रिकॉर्ड किया है, तो रिमेनिंग 9,000 जो है वो लाइफ मेंबरशिप का रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 9,000 ऑफ लाइफ मेंबरशिप विल बी रिकॉर्डेड हियर अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज. देन वी विल रिकॉर्ड द करंट लायबिलिटीज. इन करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स आर रिलेटेड टू द परचेजेस ऑफ शॉप, क्योंकि हमने शॉप ट्रेडिंग एक्टिविटी सपोज की हुई है, बट देयर में बी सम अदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बट मैं यहाँ पे शॉप सपोज करके जा रहा हूँ, तो उसके जो ट्रेड पेएबल्स अगर हुए यानी सप्लायर्स हुए तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे क्लोजिंग. एंड देन अदर पेएबल्स इंक्लूड द अक्रूड एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड इनकम्स, और प्रीपेड इनकम्स मीन्स सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस विल बी रिकॉर्डेड एज अ प्रीपेड इनकम, और वो अदर पेएबल्स के तौर पे रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, वो इस टोटल में शामिल हो जाएगा. अक्रूड एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड इनकम्स, एंड प्रीपेड इनकम्स मीन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी प्रीपेड इनकम होगी, तो वो भी यहाँ पे अगर क्लोजिंग बैलेंस हुआ तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसमें अदर पेएबल्स में. देन बैंक ओवरड्राफ्ट, इज देयर एनी बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा. आफ्टर दैट वी विल मेक द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज and then add the accumulated fund, non-current liabilities and current liabilities, and get the total, and this total will be exactly equal to the total of assets, and this will prove the accounting equation, and this is the complete SOFP, statement of financial position. होपफुली आपको ये फॉर्मेट समझ आ गए होंगे. बहुत सिंपल है फॉर्मेट SOFP का, तो सिंपल आपने नॉन करंट एसेट, देन करंट एसेट्स, एंड देन accumulated fund, add surplus, less deficit, then add donation if capital purpose donation, then legacy will be added. अगर legacy हुई, जो कि कम chances हैं, ये ACCA CA में ज़्यादा available होती है, यहाँ पे कम होती है. then non current liabilities, loan, life membership, remaining amount, and then current liabilities. And in current liabilities other payables will include accrued expenses and prepaid incomes. And I am again telling you कि जो आपकी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है क्लोजिंग, वो प्रीपेड इनकम के तौर पे कंसिडर होती है, तो वो अदर पेएबल्स में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम होती है और एडवांस मींस प्रीपेड है. अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा तो वो अदर पेएबल्स में यहाँ पे आ जाएगा ऐड होके, और फिर यहाँ पे आ जाएगा.
For the practice questions, you may visit my website www.atpworld.net, and I will solve at least 2 questions related to non-profit organization to give the complete concept and और आपको जो भी इसके problems है वो clear करने के लिए I will try to solve 2 questions in my next video, 1 or 2 videos. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, इट विल टेक टाइम, एंड मेरी पूरी कोशिश होती है कि 45 मिनट से एक्सीड ना करे लेक्चर ना, एक वीडियो जो है वो 45 मिनट्स 50 मिनट से एक्सीड ना करे। तो इसलिए फिर अगर वो इससे ज़्यादा का लेक्चर बना तो फिर आई विल सॉल्व 2 क्वेश्चंस इन 2 वीडियोस, तो वहाँ से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इन कॉन्सेप्ट्स की। सब्सक्राइब माई चैनल because it is essential to get further videos and further lectures. तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियोस का। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व different topics and I try to explain different topics in the most easiest way. पूरी कोशिश है कि आप ऐसे आपको एक्सप्लेन किया जाए कि आपको समझ आए ये चीज़ें। Till the next lecture, then Allah Hafiz.